Right. So today we gonna discuss this parallel circuit. और पैरेलल का पहले तो वी मस्ट नो के व्हाट इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग दीज थिंग्स लाइक दिस वे, यानी कि जैसे हमने सीरीज में कनेक्ट किया था रजिस्टर्स को आपस में, तो वो क्या था, और अब जो हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट डज इट रियली मीन। तो लास्ट टाइम देखिए, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, व्हेन इट कम्स टू सीरीज सर्किट में ये होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, चाहे वो रजिस्टर हो या वो वोल्टेज सोर्स हो, वो यूजुअली उनके रजिस्टर्स भी होता है या फॉर एग्जांपल वोल्टेज होते हैं, इनके यूजुअली दो टर्मिनल्स होते हैं। दो टर्मिनल्स होते हैं कि आप रजिस्टर को आगे जब अपने लैब में देखा होगा, तो जब आप रजिस्टर पिक करते हैं, व्हेन यू होल्ड अ रजिस्टर इन योर हैंड, तो आपको उसके दो साइड पे वायर्स नजर आती है, बीच में वो एक एलिमेंट होता है जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो जो दो उसकी लीड्स होती हैं, साइड लीड्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं दे आर द बेसिकली टर्मिनल्स। अब उन टर्मिनल्स को आप बेसिकली दे आर बेसिकली यूज्ड टू मेक कनेक्शन विद अदर कंपोनेंट्स इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है। तो अब ऐसा है कि इसमें ये जो पैरेलल सर्किट होता है या पैरेलल रेजिस्टर्स होते हैं, इसमें ये होता है कि जितने भी रेजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अब ये दो रेजिस्टर्स है और तीसरा यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, तो हम इसको पैरेलल इसलिए कह रहे हैं कि इसके इस अगर आप इस रेजिस्टर R1 को देखें और R2 को देखें, तो जनरली हमें पता है कि रेजिस्टर्स के दो ही टर्मिनल्स होते हैं। तो अगर तमाम रेजिस्टर्स के, या जो भी रेजिस्टर्स आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं, अगर उनके आपस में तमाम टर्मिनल्स, रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स अगर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हो विदाउट एनीथिंग इन बिटवीन, तो उससे हम कहेंगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि जैसे R1 R2 है, इसके आपको पता है दो टर्मिनल होता है, दिस इज टर्मिनल 1, दिस इज टर्मिनल 2, सेम फॉर R2 है, टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 फॉर एग्जांपल। तो देखिए, हमने इन दोनों रेजिस्टर्स के दोनों टर्मिनल्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया आपस में। ये वायर है बेसिकली, जो थिन लाइन आपको नजर आ रही है, दैट इज द वायर। ठीक है। और ये अभी फॉर एग्जांपल आप इसको भूल जाएं वोल्टेज सोर्स को, जस्ट फोकस ऑन दीस टू रेजिस्टर्स। तो ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं, ये पैरेलल में इसलिए हम कह रहे हैं कनेक्टेड है कि इस दोनों रेजिस्टर्स के दोनों टर्मिनल्स, यानी हर रेजिस्टर का जो दो टर्मिनल होते हैं, ए एंड बी या 1 2 कह लें आप, और इस रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है। विदाउट एनीथिंग इन द मिडल, यानी यहाँ पे कोई चीज नहीं है बीच में। और फिर हमने इसको फर्दर कैसे एक्सटेंड कर दिया कि हमने इन्हीं दोनों रेजिस्टर्स के अगेन पैरेलल में एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया जो कि 10 वोल्ट्स की है। तो ये एक कंप्लीट पैरेलल सर्किट है। और पैरेलल इसलिए कह रहे हैं कि इसमें वोल्टेज सोर्स और R1 और R2 तीनों आपस में डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड हैं। यानी कि इनके दोनों टर्मिनल जो आपस में जो रिस्पेक्टिव टर्मिनल होते हैं, जैसे इसका टर्मिनल 1 फॉर एग्जांपल ये वाला है, अगर मैं कहता हूँ जो हमें रेजिस्टर सामने नजर आ रहा है R1, इसका लेफ्ट वन एक टर्मिनल एक राइट टर्मिनल है, तो देखिए तीनों कंपोनेंट्स के जो राइट टर्मिनल आपस में डायरेक्टली थ्रू वायर अटैच हुए हैं। इसी तरह से इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स के जो लेफ्ट टर्मिनल्स हैं, वो आपस में डायरेक्टली अटैच हुए हैं। इसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। जब ऐसा ना हो और सिर्फ वन ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द कंपोनेंट इज कनेक्टेड विद अनदर टर्मिनल ऑफ अनदर कंपोनेंट, तो उसे हम कहते हैं कि वो सीरीज में है। जैसे कि आप रिकॉल करें फ्रॉम हेयर, सॉरी, यहां पर अगर आप देखें हेयर, तो हमने ये जब दो रेजिस्टर कनेक्ट किए थे, देखें इनको कैसे कनेक्ट किया। इनको ऐसे कनेक्ट किया कि R1 का जो लेट सपोज राइट टर्मिनल था, और जो R2 का जो लेफ्ट टर्मिनल है, इन दोनों को हमने यहाँ इस पॉइंट पर डायरेक्टली ज्वाइन किया है, दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली। लेकिन इन दोनों के दूसरे जो दो टर्मिनल्स थे, यानी इसका लेफ्ट कह लें और इसका राइट, ये बेसिकली कनेक्टेड है विद दिस वोल्टेज सोर्स। तो देखें, एक तरीकेकार है कनेक्शन का दिस वे, दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट दीज थ्री कंपोनेंट्स टुगेदर। एक तरीके से हमने ऐसे यहाँ कनेक्ट किया था, इससे हम कह रहे हैं ये सीरीज सर्किट है। जबकि इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को हमने जब यहाँ अटैच किया, तो हमने इनको अटैच किया लाइक दिस, कि इनके जितने भी आपस में टर्मिनल्स थे, दोनों दो दो टर्मिनल्स जो इन तमाम कंपोनेंट्स के, उन्हें हमने डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर दिया, और ये बन गया पैरेलल सर्किट। अच्छा, अब मैं आपको पैरेलल सर्किट के कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, जैसे मैंने आपको सीरीज सर्किट के फैक्ट्स बताए थे। पर लेट मी चेक इफ यू आर देयर एंड यू कैन हियर मी। आप मुझे सुन रहे हैं, राइट? ओके, यू आर हियर, दैट्स नाइस। तो अब इसके मैं पहले कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, जैसे अब मैंने आपको सीरीज सर्किट्स के फैक्ट्स बताए थे। इसका सबसे पहला फैक्ट ये है कि पैरेलल अगर सर्किट होगा या पैरेलल रेजिस्टर्स होते हैं, उनके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा सेम होता है। ठीक है। अब इसमें कैसे चेक करेंगे वोल्टेज क्या होता है? चूंकि ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में डायरेक्टली पैरेलल में अटैच हैं, तो इनके तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा ना, वो सेम ही होगा। और वो कितना होगा? वो डेफिनेटली उतना होगा जितनी वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड होगी। और हमारे पास वोल्टेज सोर्स कितनी है? 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है। तो यही वोल्टेज हमारे पास R2 के क्रॉस भी डेवलप हो जाएंगे, और यही वोल्टेज हमारे पास
1 के अक्रॉस डेवलप हो जाएंगे, चूंकि ये एक पैरेलल सर्किट है। तो याद रखिएगा पैरेलल सर्किट में पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें वोल्टेज जो होता है अक्रॉस कंपोनेंट्स आर द सेम यानी वोल्टेज आपका सेम रहता है पैरेलल सर्किट में। पहली कंडीशन, पहली चीज बता दी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका एक इंफॉर्मेशन है अबाउट द पैरेलल सर्किट, ये कि पैरेलल सर्किट में यूजुअली करंट स्प्लिट होता है, क्योंकि इसमें देखे ना ब्रांचेस बन जाती हैं, यानी इसमें ऐसे पॉइंट्स बनते हैं, काइंड ऑफ इंटरसेक्शन कह लें, कि ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स बनते हैं जहाँ पे करंट आके स्प्लिट होता है। ठीक है, और याद रखिएगा करंट सोर्स होती है हमेशा वो वोल्ट, कोई ना कोई सोर्स से करंट आएगा, यानी ये वोल्टेज सोर्स जो आप कनेक्टेड है 10 वोल्ट की, इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। और वो जब यहाँ पर आएगा टुवर्ड्स R2, देखिए इस पॉइंट पे गए, here we have a joining point, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके तीन चीजें कनेक्ट हो रही है सॉरी here here we have three things connected। एक तो ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली इसी पॉइंट पे आगे R2 कनेक्ट हो रहा है, और फिर तीसरा ये कि इसी पॉइंट पर आगे R1 कनेक्टेड है। तो वी कैन से इट्स अ पॉइंट ऑफ जॉइनिंग, जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि इस किस्म के पॉइंट्स को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की किताबों में पढ़ते हैं एज अ नोड, NODE, नोड, इसे हम नोड कहते हैं। तो ये एक नोड है, और नोड पे अगर तीन, एटलीस्ट तीन कंपोनेंट कनेक्टेड हो ना, एटलीस्ट तीन, तो यहाँ पे करंट आके स्प्लिट होता है, डिवाइड होता है। तो डेफिनेटली समझे कि जब यहाँ से करंट आएगा इस वोल्टेज सोर्स से, तो इस पॉइंट पे आके नोड है, इस नोड पे वो स्प्लिट होगा, कुछ वो गुजरेगा थ्रू R2 और कुछ वो चलेगा टुवर्ड्स R1 की तरफ चला जाएगा। अब कितना टुवर्ड्स R2 जाएगा, कितना टुवर्ड्स R1 जाएगा, ये अभी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट जो होता है वो आके नोड्स पे आके स्प्लिट होता है। यहाँ से वो आएगा, ठीक है, आएगा यहाँ पे, आएगा यहाँ पे, उसको तीन, यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट बन रहे हैं तीन, उसको देख रहे हैं कि तीन ब्रांचेस कनेक्टेड हैं। वन इज दिस वोल्टेज सोर्स, अनदर वाज R2 एंड द थर्ड वन इज R3। तो यहाँ पर आगे वो स्प्लिट होगा, कुछ करंट फ्लो करेगा थ्रू R2 और कुछ करंट फ्लो करेगा थ्रू R1। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है कि ये जब दोनों यहाँ पे स्प्लिट होंगे ना, अच्छा अब इस साइड पे अगर हम आए राइट साइड पे, here we again we have a node, देखिए ये भी तो एक नोड है ना, यहाँ पे तो तीनों टर्मिनल आगे ज्वाइन हो रहे हैं, इसका ये टर्मिनल कनेक्टेड है, ये टर्मिनल कनेक्टेड है, और ये टर्मिनल कनेक्टेड है, तो ये भी तो एक नोड है। तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट हेयर, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो देखें जो करंट यहाँ पे जाके स्प्लिट हुआ था ना दो करंट्स में, वही करंट इस पॉइंट पे आके दोनों दोबारा ज्वाइन होंगे, और फिर यहाँ से वही टोटल करंट यहाँ से रिटर्न करेगा। ये है इसका मैकेनिज्म, कि एक करंट जो यहाँ से जनरेट हुआ वो जाके इस नोड पे स्प्लिट हुआ, दो करंट में डिवाइड हो गया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ R2 से जो करंट गुजर रहा है उसे मैं कहूंगा I2, और जो करंट गुजर रहा है R1 से उसे मैं कहूंगा I1 फॉर एग्जांपल। ये I1 और I2 जो स्प्लिट हुए हैं, ये जब वहां से गुजर के इसी वायर से वापस यहाँ पर इस पॉइंट पर आके, यानी जो राइट साइड पे ये नोड है, यहाँ पे आके दोबारा ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर रिटर्न करेंगे एज अ कंप्लीट करंट जो कि यहीं से पास होता। थियोरेटिकली हम ये कहते हैं कि जो करंट सोर्स से गया होगा ना टोटल, वही यहाँ से टोटल रिटर्न होता, अमाउंट विल बी द सेम। ये थियोरेटिकली है, ये आपने जहन में रखना है कि जितना करंट यहाँ से फ्लो करके जाएगा टोटल इनसाइड द सर्किट जाएगा, उतना ही करंट यहाँ से रिटर्न होता है। ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन का जो लॉ है ना, कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नीदर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो चार्ज क्योंकि हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो बेसिकली करंट तो होता ही नंबर ऑफ चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है। तो जितना क्वांटिटी चार्ज यहाँ से जाएगा, नो मैटर वो यहाँ पे स्प्लिट होगा, लेकिन इस पॉइंट पे आगे दोबारा कंबाइन हो जाएगा, और इट विल बिकम द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट व्हिच बेसिकली प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस पॉइंट हियर। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि अब यहाँ पे हमने पैरेलल सर्किट के हवाले से दो बातें समझ ली। एक तो वोल्टेज होते हैं अक्रॉस पैरेलल कंपोनेंट्स, इफ दे आर रियली कनेक्टेड इन पैरेलल, उनके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा सेम होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें से जो करंट होता है, करंट वो बेसिकली इसमें रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा बिकॉज ऑफ पॉसिबल नोड्स हियर। अच्छा, अब वो निकालेंगे कैसे वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसा कि हमने देखा था कि आप सीरीज सर्किट में आप मल्टीपल जो रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं सीरीज में लाइक दिस, इनको आप कंबाइन कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सीरीज में ये था कि वी जस्ट टेक द स्ट्रेट सम ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, जितनी भी लगी हुई सीरीज में, जस्ट टेक द स्ट्रेट सम, यानी डायरेक्टली इसको सम अप करते हैं। जैसे कि मैंने आपको नीचे इसमें दिखाया था, फॉर एग्जांपल हेयर, कि ये लिखे ना R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये टोटल सम निकलता है सीरीज में। पैरेलल में भी आप इसको, इस सर्किट को जो पैरेलल में, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू द दिस सिंपल सर्किट लाइक दिस, इसे जो टॉप पे बना हुआ है ये वाला, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें भी आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे,
लेकिन इसमें आर इक्वल निकालने का तरीका इज नॉट दैट्स लाइक जैसे आप उसमें करते थे सीरीज में। इसमें आर इक्वल निकालने का तरीका होता है कि आप रजिस्टर जितनी वैल्यू दी हो, 2 है या 3 है, इनके आप रेसिप्रोकल्स का सम लेते हैं, यानी 1 अपॉन करके। तो द फॉर्मूला विल बी 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ये नीचे भी आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसकी थोड़ी सी इक्वेशन देख लेते हैं, यहाँ से आपको फर्दर भी क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो ये कि देखें, दिस इज द सेम एज इफ यू प्लेस टू रेजिस्टर्स साइड बाय साइड, जैसे साइड बाय साइड प्लेस किए। अच्छा, दिस इफेक्टिवली इंक्रीजेस द एरिया ऑफ द रेजिस्टर, thus डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस टू अ वैल्यू व्हिच इज। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये आपको एक मैं पहले वो फैक्ट बताता हूँ, ये समझे, इट विल बी द थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस सर्किट। और दूसरा ये एक लॉ हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, वो भी उसकी भी यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है। याद रखिएगा, सीरीज में जब रेजिस्टर ऐड करते हैं तो टोटल रेजिस्टर सर्किट की बढ़ जाती है। ये आप हमने चेक भी कर लिया मैथमेटिकली पैसे पहले, कि जितने रेजिस्टर्स आप सीरीज में ऐड करते चले जाएंगे उतनी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। लेकिन याद रखें, अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। अच्छा, और डिक्रीज कैसे होती है? लेट सपोज ये R1 R2 दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब आप जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे ना, एक सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी ना, इन दोनों में से जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उससे भी कम आती है। अब इन दोनों में लोवेस्ट कौन सी है? 200 ऑफ कोर्स लोवेस्ट है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके सम की आएगी, इक्विवेलेंट की आएगी, दैट विल बी इवन लेस देन दिस 200 ओम्स, वो इससे भी नीचे की वैल्यू कम आती है। तो ये एक तरीका होता है कंफर्म करने का कि आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ठीक आई है या नहीं आई। तो उसका तरीका ये होता है कि आप अगर आपकी जो पैरेलल जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड है ना, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो देख लें। अगर आपकी इक्विवेलेंट उससे लेस आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ठीक आ रही है। ठीक है, ये एक तरीकेकार है, शॉर्टकट काइंड ऑफ, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं इफ द वैल्यू इज करेक्ट। तो इसका एक ये जो पॉइंट लिखा है ना कि इफेक्टिवली ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एरिया ऑफ द रेजिस्टर, दस डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। ये जो डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, टू अ वैल्यू दैट इज लेस देन द लोअर ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस। यानी वही बात मैंने आपको अभी आसान उर्दू बताई कि इन दोनों में से जो वैल्यू लोअर होगी ना, उससे भी कम आती है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी इट विल बी इवन लेस देन 200 ohms व्हिच इज लोअर बिटवीन दीस टू। तो एक तो ये आपने ये फैक्ट याद रखना है। तो अब आपको मैंने बता दिया कि पैरेलल सर्किट में या पैरेलल रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है। अगर आपने एक के अक्रॉस फाइंड आउट कर लिया वोल्टेज, तो दूसरे अक्रॉस भी वोल्टेज वही होगा, पहली चीज। दूसरा फैक्ट मैंने बताया कि पैरेलल सर्किट में करंट स्प्लिट होता है। ठीक है, और करंट स्प्लिट स्प्लिट इसलिए होता है क्योंकि आपके पास जो नोड होते हैं वहां पे आके करंट स्प्लिट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने पैरेलल में रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे उनके थ्रू करंट जो गुजरा होगा वो डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है। लेकिन उसकी कंडीशन है, सेम की कंडीशन तब होगी जब दोनों या तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। जब सेम रेजिस्टेंस इंपोज होगी हर रेजिस्टर की वजह से, तो उसमें क्या होगा कि तमाम रेजिस्टर में करंट भी फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन शर्त यही है कि इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये भी आप करके भी देख लीजिएगा, अभी हम करेंगे। अगर इनकी वैल्यू सेम नहीं है तो करंट द अमाउंट ऑफ करंट विल बी डिफरेंट थ्रू दीज रेजिस्टर्स। तो दूसरी बात ये हो गई कि करंट स्प्लिट होता है। तीसरा मैंने बताया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप इसके इनको रेसिप्रोकल्स में ऐड करते हैं। वो भी मैं आपको फॉर्मूला भी दिखाऊंगा कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। और चौथा मैंने बताया था फैक्ट कि पैरेलल में जब आप इनका इक्विवेलेंट लेते हैं तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो बेसिकली लोअर वैल्यू होती है, लेस वैल्यू होती है, इवन द फ्रॉम द लोवेस्ट इन द पैरेलल सर्किट। इसमें पैरेलल रेजिस्टर में जितने भी जो भी वैल्यू लोवेस्ट होगी उससे भी वो वैल्यू लेस, इक्विवेलेंट लेस आएगी उससे भी। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन तरीका का आता है। अच्छा, अब कुछ फैक्ट्स क्या होते हैं, अगेन ऑफ कोर्स यहाँ पे ओम्स लॉ तो लगता है, द टू रेजिस्टर्स ओबे ओम्स लॉ, V1 is equal to I1 R1 and V2 is equal to I2 R2। जनरली हम कहेंगे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, R1 के अक्रॉस I1 R1 होगा, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो I2 R2 होगा। अच्छा, जब जो करंट स्प्लिट होते हैं इनटू डिफरेंट करंट्स थ्रू बोथ रेजिस्टर्स, अगेन दिस इज फ्रॉम चार्ज कन्वर्जन। अब वो कहता है जो टोटल करंट, यानी टोटल करंट जो वोल्टेज सोर्स जाएगा ना I, वो स्प्लिट होगा I1 और I2 में। ठीक है, तो आप सपोज कर लेंगे I1 थ्रू R1 है और I2 जो है थ्रू R2 है, तो दोनों का सम जो होगा वो डेफिनेटली टोटल करंट यहाँ से जाएगा उसके बराबर होगा, क्योंकि ये करंट जाके स्प्लिट होगा आगे, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये चीज। थर्ड पॉइंट कहते हैं द वोल्टेजेस होते हैं अक्रॉस बोथ रेस्ट आर द सेम, दिस इज फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों का अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, V1 और V2 इज विल बी इक्वल टू V, और V क्या है इसमें 10। चूंकि 10 ये वोल्टेज सोर्स डायरेक्टली इन पैरेलल में विद दीस टू रेजिस्टर्स, तो डेफिनेटली यही वोल्टेज इन दोनों के अक्रॉस डेवलप होगा। वोल्टेज अक्रॉस R2 विल बी 10 वोल्ट्स एंड वोल्टेज अक्रॉस R1 विल आल्सो बी 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये तो गए इनके वोल्टेज।
अच्छा, उसके बाद स्टार्टिंग विद द करंट, अब अभी हमने करंट देखा, करंट बराबर है I1 प्लस I2। अब आप इनको जब I1 I2 को ओम्स के फॉर्म में लिखेंगे, ओमिक जो फॉर्मूला है उस V फॉर्म में लिखेंगे, तो इट विल बिकम V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2। और चूंकि V1 V2 दोनों बराबर अभी हमने ऊपर देख लिया बिकॉज ऑफ पैरेलल सर्किट, तो V कॉमन आ जाएगा और बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इससे कहते हैं दिस इज बेसिकली द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसलिए आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो R की बराबर क्या वैल्यू होती है, R बराबर हो जाएगा I अपॉन V। क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R को अगर हम छोड़ देंगे तो हमें क्या कहते हैं, V को नीचे ले जाना पड़ेगा उसके, ठीक है। यानी जैसे इसमें करके नीचे लिखा हुआ है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इज R इक्वल टू V अपॉन I, अगेन ओम्स लॉ से लिखा है। और इस केस में क्या होगा, हमें फिर इसको 1 अपॉन करके लिखना होगा, जाके हम इसको यूं लिख सकते हैं कि इसके ऊपर देखिए माइनस पावर 1 लगी, माइनस 1 का मतलब होता है कि ये बेसिकली 1 अपॉन दिस है, नीचे करके आता है। तो ये है फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। आप पैरेलल रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे लाइक दिस। ये बेसिकली 1 अपॉन करके आता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर आप ये -1 नहीं लिखना चाहते तो आप लिख दें सिंपली यहाँ पे, इसको भी 1 अपॉन करके लिखते हैं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। यानी आसान तरीका ये कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और अगर कोई तीसरा भी है तो प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा, जितने भी रेजिस्टर कनेक्टेड आपस में पैरेलल में। तो इस तरह से आप निकालेंगे। लेकिन अगर आप ये -1 नहीं लगा रहे ऊपर, तो आप इसको भी आप लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। और फिर जब आप ये पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपको इसके जो फ्रैक्शन बनेगा उसको फ्लिप करना पड़ेगा, फ्लिप। क्योंकि फ्लिप इसलिए करना पड़ेगा, ये तो R इक्विवेलेंट आपको निकालना, आपने आपने तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट निकाला है ना, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये साइड भी फ्लिप होगी और ये साइड भी फ्लिप हो जाएगी, यानी अप साइड डाउन करना पड़ता है। ये मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा। तो इन द अबव डायग्राम क्या होगा, अब देखिए इसने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाई है, जो अबव हमें डायग्राम, कौन सा डायग्राम है, ये जो ऊपर हमने पढ़े थे, ये वाली, दिस वन। अब इसमें एक 200 ओम्स है, एक 400 ओम्स है। तो दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाली है, देखें, 1 अपॉन 200 प्लस 1 अपॉन 400। दाहिने बात दोनों को हमने वैल्यू लिख ली। और चूंकि इसके ऊपर -1 था, अच्छा, और फिर हमने सिंपलीफाई किया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो आपको पता ही होगी कैसे हुआ। तो दोनों को आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 400 अपॉन 3 ओम्स। ठीक है, ये है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आप इसको सिंपलीफाई करें, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो आप देखेंगे ये वैल्यू जो है ना, ये 200 से भी लेस आएगी। और जो कि हमने अभी ऊपर बात की थी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है पैरेलल रेजिस्टर कैरेक्टर रेजिस्टेंस की, वो हमेशा लोवेस्ट रेजिस्टर की वैल्यू होती है उससे भी कम आती है। तो ये आप चेक कर लें, 400 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू ओम्स में आएगी डेसिमल में, वो उस 200 से भी लेस होगी। तो ये तो होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद द टोटल करंट ऑफ द बैटरी इज द करंट। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, हाँ, टोटल करंट निकालने के लिए याद रखिएगा आपको सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए होगी, क्योंकि हमें जब तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही पता होगी, हम टोटल करंट जो यहाँ से जाएगा वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, दोनों केसेस में, पैरेलल सर्किट में भी और इस सीरीज सर्किट में भी। इसलिए हमें यहाँ पे हमने निकाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली थी ऊपर। अब हमने फिर ओम्स लॉ लगाया, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। V तो हमें पता है टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट है सोर्स पे, और R इक्विवेलेंट हमने अभी निकाली 400 अपॉन 3 ओम्स। तो इट विल बिकम 30 अपॉन 400 एम्पियर्स। ये आ जाएंगे इसके एम्पेयर्स। द वोल्टेज होंगे अक्रॉस बोथ रेजिस्टर 10 वोल्ट होंगे, क्योंकि दोनों में रहता है पहले करंट है। और करंट क्या होगा, ये तो अच्छा, ये तो अगर टोटल करंट जो कि सोर्स वोल्टेज से जाएगा, अब वो कैसे स्प्लिट होगा, तो आपको पता है आपको I1 I2 दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज क्या होगा, I1 बराबर होगा V1 अपॉन R1 के, क्योंकि V1 10 ही होगा, क्योंकि पैरेलल में लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स के। तो V1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 में क्या है, 200 है, तो इट विल बिकम 1/20 एम्पियर। यानी ये वो करंट है जो I1 है, जो R1 से फ्लो करेगा। और इस तरह से करंट थ्रू I2 जो होगा वो क्या होगा, I2 की वैल्यू हो जाएगी V2 अपॉन R2। और V2 इस केस में वही 10 ही होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है वोल्टेज सोर्स के। और R2 की वैल्यू है 400, तो इट विल बिकम 1/40 एम्पियर। तो देखिए ये दो डिफरेंट करंट की वैल्यू आई। R1 से जो फ्लो करेगा 1/20, और जो R2 से फ्लो करेगा वो है 1/40। एंड दैट इज द बेसिकली एंड ऑफ दिस सिमुलेशन या सॉल्यूशन कह लें आप। ये जो हमने सॉल्यूशन स्टडी किया है इस पैरेलल सर्किट का, तो दैट इज द एंड हेयर। यहाँ पे आके इसको हम खत्म करेंगे, क्योंकि हमें करंट भी पता लग गया दोनों में से कौन सा कितना कितना करंट गुजरेगा। हमने इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल ली, हमें अब वोल्टेजेस अक्रॉस दो रेजिस्टर्स भी पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने फाइंड आउट कर ली। तो हम कहेंगे कि वी हैव बेसिकली मेड द एनालिसिस ऑफ दिस गिवन पैरेलल सर्किट। तो इससे हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। तो बेसिकली आपको ये सारा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि पैरेलल सर्किट को हैंडल कैसे करते हैं।
यूजुअली आप इसकी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जो मैंने अभी बताया उसका तरीका आपको मुझे बता दिया था कि किस तरह से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर इक्विवेलेंट। इस तरह आप इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, और जब आर इक्विवेलेंट आ जाता है तो सेकंड स्टेप में आप उसका करंट निकालेंगे, टोटल करंट सोर्स से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, तो वो आपको पता लग जाएगा। वो सिंपल ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, ओम्स लॉ। टोटल करंट पता चल जाएगा। उसके बाद आप इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस इंडिविजुअल करंट निकालेंगे कि इसमें से कितना करंट फ्लो होगा और इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो वो फिर अगेन आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, आई इज इक्वल टू या आई वन इक्वल टू वी वन अपॉन आर वन। तो V1 आपको पता ही है कि V तो 10 ही होगा, सारे पैरेलल में कनेक्टेड है, और R की वैल्यू 200 रखी। इसके केस में आपने V की वैल्यू 10 ही रखी और R की वैल्यू 400 रखी, तो दोनों इंडिविजुअल करंट्स आ गए। अच्छा, दोनों को जब आप सम अप करेंगे तो उनकी वैल्यू इस टोटल करंट के बराबर ही होनी चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स ऐसे ही आएगी, ठीक है। और फिर वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस 10-10 ही रहेंगे क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। तो दैट इज हाउ वी एनालाइज द गिवन सर्किट ऑफ पैरेलल, जिसका जो पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, इसको इस तरह से आप एनालाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट बता दूं कि एक और हमने अभी रिसेंटली एक लॉ स्टडी किया था, लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी। उसको मैंने बताया था आपको कि लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी ये कहता है कि जो रेजिस्टेंस होगी ना किसी भी वायर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी जितनी लेंथ आप इंक्रीज करेंगे वायर की रेजिस्टेंस उतनी इंक्रीज हो जाएगी, और जितना वायर का आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करते हैं उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है वायर की। तो ये दोनों चीजें हमें इस सर्किट, यानी इन दोनों से हमने जब स्टडी किया है, इनसे कंफर्म हो जाती है। क्योंकि अगर आप देख लें तो सीरीज सर्किट में मतलब होता है कि आप रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ा रहे हैं, यानी अगर आप इसको गौर से देखें इस सर्किट को, तो ये जो कनेक्शन आप कर रहे हैं सीरीज में, आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली, आप रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ा रहे हैं, यानी लेंथ बढ़ा रहे हैं। यानी आप यूं कह लें कि आपस में रेजिस्टेंस की टोटल लेंथ आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो टोटल रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट पड़ेगा इस सर्किट के ऊपर, वो एक इंक्रीज रेजिस्टेंस होगी। यानी कि सीरीज में जब आप कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को, तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। अब देखें जैसे ये था ना 200 था और ये 400 था, दोनों को आपने सम अप किया तो ये बन गया 600 ओम। तो अब इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस इसकी आएगी वो 600 ओम्स आएगी। अगर मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टर ऐड कर दूं और एक और रेजिस्टर ऐड कर दूं, मतलब 3 या 4 या 5 कर दूं, जितने रेजिस्टर मैं सीरीज में ऐड करते चले जाऊंगा, इसकी टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। जबकि पैरेलल में क्या है, ये तो हो गया लेंथ की बात हो गई। अच्छा, अब होते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि आप देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कि आपने साइड बाय साइड से रख के ना, यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि जितने पैरेलल में रेजिस्टर आप कनेक्ट करते चले जाएंगे, उतनी इसकी टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। इट बेसिकली बिकम्स लोअर एंड लोअर। तो पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब होता है कि आपने उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया है, ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है। तो अब ये दोनों चीजें आपने जहन में रखनी है। सीरीज में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये सारे वो फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, जो आपको जहन में रखने हैं क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। और ये वो समझे फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको भूलना अलाउ नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू फॉरगेट दीज फंडामेंटल लॉज एवर इन योर लाइफ, ठीक है, क्योंकि जिस प्रोफेशन को आपने चूज किया फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड ये है कि ये फंडामेंटल लॉज, ये फंडामेंटल टेक्निक्स जो सर्किट एनालिसिस की होती हैं, ये आपको आपको भूलना अलाउ नहीं है। और ये आप तभी नहीं भूलेंगे तब जब आप इसकी एक मतलब कि ड्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसको मेमोराइज करने का तरीका ये होता है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि जस्ट लर्न देम बाय हार्ट और इसको रटना ठीक नहीं है। आपने बेसिकली कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, और उसके तरीके क्या होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर अबाउट दीज गिवन सर्किट्स। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये इसमें हेल्प होगी, राइट। तो अब एक्चुअली कहने का मकसद ये है कि जस्ट गो थ्रू द गिवन लिटरेचर एज मच एज यू कैन एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर अबाउट दीज सर्किट्स। तो देखेंगे आप खुद, आपको ये सारी चीजें आपके टिप्स पे आ जाएंगी। तो अभी एक काम करते हैं, अभी हमने जैसे ये सर्किट सॉल्व किया ना, तो ये पैरेलल वाला, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफिकेशन करके फिर आप देखते हैं हम कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे इसको एनालाइज करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यूं करते हैं कि ये जो आपके सामने इस वक्त दो रेजिस्टर्स है, 400 ohms का, 200 ohms का, हम इसके साथ पैरेलल में ना एक और रेजिस्टर ऐड कर देते हैं, और उसको मैं वैल्यू देता हूँ लेट सपोज 100 ohms, जैसे कि ऊपर हमने सीरीज में किया था। आप यूं करेंगे कि जैसे R1 R2 है ना, हम इस सर्किट में एक R3 ऐड करते हैं पैरेलल में ही, ऑफ कोर्स पैरेलल का मतलब होता है कि इसके ऊपर आ जाएगा, वो इसी R1 के ऊपर लगते हैं,
और उसको आप नाम दे दें R3 का और उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 ओम्स। उसकी हम वैल्यू सेट करें 100 ओम्स। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि यू हैव टू बेसिकली डू द सेम प्रैक्टिस विद दिस सर्किट नाउ। जैसे हमने सारा नीचे किया, अभी तो आपके सामने सारे ये स्लाइड्स खुली हुई हैं, आपके अपने पास भी अवेलेबल है। तो अब आपने ये तमाम चीजें मुझे बतानी है कि उस केस में इस सर्किट की आर इक्विवेलेंट क्या आएगी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी। दूसरा ये कि तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेजेस क्या होंगे और फिर तीनों के अक्रॉस करंट की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, ये तीन चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। आर इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट की आएगी। रिमेंबर नाउ वी हैव वन मोर रेजिस्टर कनेक्टेड पैरेलल विद दिस सर्किट जो कि R3 है और उसकी वैल्यू 100 ओम्स है। आपने आर इक्विवेलेंट इसका फाइंड आउट करना है फर्स्ट। सेकंड आप निकालेंगे तमाम इन वोल्टेज जो होंगे रेजिस्टर के वोल्टेज क्या बनेंगे। और तीसरा इन रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो करेगा R2 से R1 से R3 से उनकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ। तो चलें, प्लीज स्टार्ट एट योर ओन एंड, टेक अ पेपर एंड पेन और पेंसिल व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल विद एंड डू इट नाउ। क्योंकि जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सर्किट सॉल्व करना नहीं आएगा। ठीक है, तो चलें, आई एम गिविंग यू गाइस टाइम फॉर द नेक्स्ट लाइक 5 मिनट्स। आप 5 मिनट ले लें मेरे से। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 12 बज के 2 मिनट हो रहे हैं। तो आपको मैं टाइम देता हूँ। ठीक है, जस्ट टेक योर टाइम टिल द नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड डू इट एट योर एंड। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कंफ्यूजन है, तो ऑफ कोर्स आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको पहले अपने एंड पे प्रैक्टिस करें एंड डू इट राइट नाउ। आई एम गिविंग यू गाइस 5 मिनट्स, प्लीज टेक 5 मिनट्स। और कोशिश करें इसको अपने एंड पे ना अपने सिस्टम पे खोल लें ये एलएमएस, क्योंकि ये फिर ऐसा होता है कि ये सब की सब जो है ना, ये मेरी पूरी स्क्रीन पे ऊपर कवर कर लेता है ये, और फिर मुझे बैक एंड पे क्या हो रहा है मुझे समझ पता नहीं चलता। तो आप अपने पास एलएमएस है तो उसको खोल लें प्लीज। या आप देख ना, ये टाइम की लिमिट का आ गया था, मुझे पता नहीं चलता अगर मैं इसको चेक ना करता। तो आप लोग इसको अपने एंड पे खोलें, एलएमएस पे खोल लें, इसको प्रैक्टिस करें। बस ये 2-3 सवाल आप कर लेंगे अगर प्रैक्टिस, तो आप इंशाल्लाह कंफर्टेबल हो जाएंगे विद पैरेलल सर्किट्स। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट हियर। जी, द वैल्यू ऑफ थर्ड रेजिस्टर इज 100 ओम्स। ये बात, थर्ड रेजिस्टर की वैल्यू जो है वो 100 ओम्स है। जी, अब्दुल कुद्दूस साहब कह रहे हैं 57.142 ओम्स आ गई है, आर इक्विवेलेंट आ गई है। अच्छा, देख वैसे सही लग रही है, वैल्यू सही लग रही है, देख लेते हैं चले। डेटा ये बचे सर्किट, तो यही आपके सामने जो ये वाला पैरेलल सर्किट आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, यही सर्किट बनाना है। बस सिर्फ इसके ऊपर एक और रेजिस्टर ऐड करना है, यानी R1 के साथ ऊपर पैरेलल में। जैसे R2 के ऊपर R1 लगा हुआ है ना, इसी तरह से R1 के ऊपर आप एक R3 लगा दें। सिमिलरली जैसे कि ये दोनों कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट कर दें R3 और उसकी वैल्यू आप रखेंगे 100 ओम्स, यानी 100 ओम्स। अब आपने यू विल रिपीट द सेम प्रैक्टिस विद दिस नाउ न्यू सर्किट जो कि अभी हमने ये सारी डिस्कस की। आपने इसकी आर इक्विवेलेंट निकालना होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। दूसरा, फिर आपने इन तमाम रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो करेगा इंडिविजुअल I1 I2 I3 तीनों से फ्लो करेगा, वो क्या होगा। उसके लिए आपको डेफिनेटली टोटल करंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगी तो। ठीक है, तीनों का करंट निकालना होगा और फिर तीनों के अक्रॉस वोल्टेजेस क्या होंगे ये भी आपने बताना है मुझे। ठीक है, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ सारा ये सॉल्व किया था। बस इसमें एक एडिशन कर दिया हमने कि हमने यहाँ पे एक तीसरा रजिस्टर R3 ऐड कर दिया इन पैरेलल। तो दैट इज द क्वेश्चन। होपफुली बाय नाउ यू अंडरस्टैंड इट। तो प्लीज डू इट एट योर एंड एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। होपफुली शहाब आपको मेरा मतलब सवाल समझ में आ गया होगा। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है।
I1 की वैल्यू 1/10 है और इसकी 1/20 है, ओके। उसके बाद 57 ओम्स, 100 150 175, हाँ सही लग रहा है, 175 मिलियन पेयर। शाबाश मुस्तफ़ा, आपकी वैल्यूज तो ठीक लग रही है मुझे। अब्दुल कुदूस, आपने I1 I2 की वैल्यू तो सीम्स करेक्ट। बाकी सब कुछ तो करें। I3 की वैल्यू भी 1/40 एम्पेयर है, ठीक है। जी, आपकी वैल्यूज ठीक लग रही हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वोल्टेज अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस रिमेन सेम। यस, यस, दैट्स ट्रू। आपने IE की वैल्यू निकाली, यानी IE को IE कह लें, हाँ, चलें IE कह लें, जो टोटल करंट होगा, या इक्विवेलेंट करंट को तो आर इक्विवेलेंट आपने निकाल ली है, सही है। IE की वैल्यू सही आ रही है, आई की वैल्यू, टोटल करंट की वैल्यू सही आ रही है। करंट की वैल्यू मुझे बताए ना उसमें, फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्होंने लिखा है, एमन आपके कह रहे हैं 400/7, आर की वैल्यू कितनी आ गई टोटल ये? जी, ठीक है। इसको कंफर्म कर लें, दयान अली शेख, इसको कंफर्म कर लें, वोल्टेज तो चलो ठीक है, सेम रहेगा, 10 ही रहेगा क्रॉस ऑल। लेकिन जो करंट तीनों का आ रहा है, उसका वो कितना आ रहा है, और उनका सम जो है फिर वो इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है, जो टोटल करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जी, जी, 175 मिली एम्पेयर ही है आई गेस करंट। 400/7 कितने बनते हैं ओम्स? मैं चेक भी कर लेता हूँ इसको, 400/7। ठीक ही लग रहा है, सही लग रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, बात सुनिएगा। जी, जी। अच्छा सुनिएगा, हमारे पास वी हैव नाउ लेस देन 1 मिनट। आप में से सबने किसी ने जाना नहीं है, हम वापस आएँगे, ये सेशन टर्मिनेट होगा और हम सब वापस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी लगाऊँगा मैं, और हम एक सवाल और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो अब आई एम ग्लैड कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आपको समझ में आ गई है, लेकिन एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो फर्दर इम्प्रूव करेगा। तो वी विल गेट बैक अगेन, और मैं अभी इसको यहाँ रोकता हूँ। ठीक है।